देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अजोला फर्न पशुओं के लिए है वरदान। गर्मी में गहरी जुताई करना है किसानों के लिए लाभकारी। अपने राज्य में बहुत से किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, लेकिन किसान साल भर इनके लिए हरा चारा नहीं उगा पाते हैं और जो पशु आहार बाजार से लाते हैं वह काफी महंगा पड़ता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप अजोला उत्पादन करके पशुओं को खिलाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। इसलिए आप अजोला को अपने स्तर पर किस प्रकार से तैयार करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ सुनील कुमार राठौर से। अजोला एक जलीय फर्न होता है। इस जलीय फर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई अपने खेत पर, अपने घर पर और चाहे तो किसी भी छांवदार स्थान पर इसकी खेती आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए मुख्य तौर से किसान भाइयों को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें अजोला बेड लगभग 3 बाई 1 बाई 8 इंच गहराई जो होती है या फिर 1 फीट तक की हम उसकी गहराई रख सकते हैं। तो इतनी जो होती है हमारे बेड की साइज होती है। इस साइज में हमें क्या करना है, इसमें लगभग हमको आधा फीट पानी उसमें भर देना है। आधा फीट पानी भरने के बाद हमें इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी मैंने आपको बताई उसको अच्छी तरीके से मडलिंग कर देनी है। साथ ही साथ हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर एक बेड के लिए घोल करके अलग से बाल्टी में घोल लें। घोलने के बाद उसको जो पानी हमने आधा भरा हुआ है, आधा फीट पानी, उसमें अच्छे तरीके से घोल देना है और मिट्टी और गोबर का अच्छे तरीके से घोल बना देना है। अब जब हमारा मिट्टी और गोबर का घोल जो है अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अजोला का जलीय फर्न जो बीज बोलते हैं जिसको हम, उसको उस पर छोड़ देना है। किसान भाइयों, अजोला की अपने देश में मुख्य रूप से 3 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिसमें अजोला पित्रेटा, केरोलिना और माइक्रोफिला प्रजातियां हैं। इसकी खेती करने से पहले आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से जानकारी लेकर क्षेत्र के अनुसार अजोला की प्रजाति का चुनाव करें। उसको हमें उस पे लगभग एक बेड में अगर हम 250 ग्राम मात्रा भी अजोला फर्न की छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है एक बेड के लिए। और हमें लगभग 7 से 11 दिन में हमारा जो अजोला फर्न है वो पूरे में फैला हुआ नजर आता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक के ऊपर एक अजोला जब चढ़ने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो है अब उसको स्पेस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त तौर से फैल चुका है। तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ से जो बेड की साइज मैंने आपको बताई लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम अजोला आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपकी बांस की टोकरियाँ होती है हर किसान भाइयों के घर में पाई जाती हैं, है ना, जिससे हम गेहूँ धोते हैं, जो छन्नीदार होती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, हम जैसे ही उसको उसमें डालेंगे बेड में तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो जो निथर जाएगा और जो हमारा जलीय फर्न है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा और उसको निकाल करके हम बगल में रख देते हैं। अजोला बेड से निकालने के बाद हमें उसको धुलाई करनी है। जो हमारा रनिंग वाटर होता है हम उसमें भी डायरेक्ट धुलाई कर सकते हैं। जो हमारा अच्छे से स्टोर्ड पानी हुआ कहीं टैंक में भरा हुआ है उसमें ले जा करके जो ज़्यादा अच्छे से फैलाव पानी हो, बढ़िया, उसमें जैसे हम गेहूं धोते हैं ऐसे ऐसे उठा पटक करके बार बार एक छन्नी वाली जो अपनी बांस वाली जो टोकरी होती है उस टोकरी में हमें उसको फर्न को लेने लाना है और बार बार ऊपर नीचे उठा के 3-4 बार उसको पटक के अच्छे से धो देना है। जिससे क्या होगा, उसमें जड़ में जो उसकी पाए जाने वाली खाद, गोबर और गोबर की गंध और जो भी कीटनाशकों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े गए थे वो सारे अलग हो जाएंगे और जो हमारा अजोला है बिल्कुल स्वच्छ तौर से हमें प्राप्त हो जाएगा। अजोला में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन 25 से 35% पाई जाती है, जो कि दलहनी फसलों के चारे से काफी अधिक है।
इसके अलावा खनिज लवण 10 से 15% जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग जरूरी सभी एमिनो एसिड 5 से 7% तक पाए जाते हैं। इतना करने के बाद अब हमें कितना मात्रा में किस जानवर को खिलाना है, इसका कोई बहुत ऑथेंटिक रेशियो नहीं होता है, वो हमारे जानवर की डाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु एक रेशियो जो हमें एक वैज्ञानिक तरीका से बताया जाता है वो ये है कि हम भैंस को लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं, गाय को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं। वहीं अगर बकरी की बात करें तो लगभग उसको 1 किलोग्राम से 700 ग्राम खिला सकते हैं। वहीं अगर हम अपने मुर्गियों की और दूसरे पक्षियों की बात करें तो इनको लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक पर डे हम इनको खिला सकते हैं। और ये हमें डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है कि इसको दाने में मिक्स करके खिलाएं। बड़े जानवरों को खिला रहे हैं तो भूसे के साथ मिक्स करके खिलाएं। इस तरीके से आप जो हमारे जानवरों को ये फीड देंगे तो इससे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वहीं मुर्गी में अंडे की क्षमता बढ़ जाती है, मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सुअर में भी मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको ये बातें बताई गई हैं, निश्चित तौर से ये आप अगर इसको अपनाएंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में आप इससे लाभ भी कमा पाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जो है मुंबई पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फिजी ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान फसलों से अधिक पैदावार लेने के लिए खेती में विभिन्न कार्यों को समय समय पर करते हैं, जिसमें से गर्मी में गहरी जुताई करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। गर्मी में गहरी जुताई करने से न केवल कीट रोगों के प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के और भी कई फायदे हैं। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई किस प्रकार से लाभकारी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर BL यादव। जैसा कि हमारी साल भर हम फसलें लेते हैं, सब्जियां लेते हैं और तमाम प्रकार की जो चारे वाली फसलें लेते हैं, उसके बाद में हम फसल चक्कर में साल भर में कम से कम एक बार गर्मियों की जुताई, जो गर्मी का जो महीना आता है, खेत खाली होता है, उस टाइम में हम जरूर करें। किसान बुआई से पहले खेत की कल्टीवेटर से सामान्य जुताई करते हैं, जिससे खेत तो तैयार हो जाता है, लेकिन खेत की मिट्टी में कई तरह के कीट, रोगाणु और खरपतवार बने रहते हैं। ऐसे में किसान इस समय ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही हमारी रबी की फसलें हैं, उनकी कटाई के बाद में खेत खाली हो जाते हैं और खेत खाली होने के बाद हमारे पास करीबन 2 से 3 महीना खेत खाली रहते हैं। जब तक खरीफ सीजन नहीं आती है, बरसात नहीं होती है, उस समय तक हमारे खेत खाली रहते हैं। तो उस समय हमारे किसान भाइयों को गर्मियों की जुताई करनी चाहिए। तमाम प्रकार की जो फसलें हैं, उनकी कटाई के बाद हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी खेत में पोषक तत्वों में बढ़ोतरी होगी, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी। वो कैसे होगी? क्योंकि जितने भी फसलों के जो जड़ें हैं, फसलों के अवशेष है, जो ज़मीन के ऊपर हैं या पत्तियां जड़ी हुई है, उनको हम गर्मियों की जुताई करके मिट्टी पलटने और हल से
करके हम खेत में मिलाते हैं तो वो उनसे हमारे खेतों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में बढ़ोतरी होती है और पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो हम अगली जो सीजन आती है उसमें फसल लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसलें बहुत अच्छी होती है। पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में हमें उन्हें जो फसलों के अवशेष से उससे मिलते हैं और इसका जो हमारे भूमि की जो संरचना है वो भी ठीक रहती है। रबी की फसलों की कटाई के तुरंत बाद जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में खेत में नमी बनी रहती है और जुताई करने में आसानी हो जाती है। साथ ही मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बनते हैं, इससे जमीन में वायु संचार बढ़ता है। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन जुताई करने से भूमि में पड़े कई प्रकार के हानिकारक कीट पतंगे बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पक्षियों द्वारा खाकर नष्ट कर दिया जाता है। तक हमारे किसान भाई गर्मियों की जुताई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि करीबन 1.5 महीना खेतों को धूप तपने को जो है समय मिल जाता है। उस समय में हमारे खेत एकदम पूरा धूप तपते हैं, जो काफ़ी अधिक तापमान होता है। तो गर्मियों की जुताई करने से जितने भी प्रकार के बहुवर्षीय खरपतवार है या खरपतवारों के बीज है भूमि के अंदर, जो मिट्टी पलटने वाले हल से ऊपर की तरफ आएंगे या जमीन में जो बीमारियों के जो पैथोजन हैं व्याधियों के वो भी ऊपर आते हैं और जो हानिकारक कीट है वो भी मृदा की सतह पे आते हैं। तो अधिक जो तापमान होता है, बाहर के तापमान से भूमि का तापमान अधिक होता है, तो उस तापमान पे वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है हमारे इस जो गर्मियों की जुताई करने से बहुवर्षीय खरपतवारों से अन्य प्रकार के जो खरपतवार है उनमें कमी आती है, कीटों की संख्या में कमी आती है और बीमारियों की संख्या में कमी आती है। तो ये हमारे को ध्यान रखने की जरूरत है। और गहराई कितनी रखे, गर्मियों की जुताई की गहराई कितनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे किसान भाइयों को गर्मियों की जुताई जितनी गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से जो प्लाऊ होता है उससे करनी चाहिए, जिससे नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आ जाए और ऊपर की नीचे चली जाए। तो निश्चित रूप से जो हानिकारक चीज़ें हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है और हमारी जो भूमि की संरचना है, जैसे गहरी जुताई करते हैं तो जैसे पहली वर्षा होती है उस टाइम में अधिक वर्षा होती है तो पानी जितना भी गिरता है वो खेत में ही समा जाता है, नमी संरक्षित हो जाती है और पानी बह के दूसरे खेतों में नहीं जाता है, जिससे जो मृदा अपरदन होता है वो नहीं होता है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो दूसरे खेतों में नहीं जाती है। तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को उसका जो अगली फसल के लिए बहुत अधिक फायदा मिलता है और वो पूरा नमी संरक्षित होने से बाद में यदि बारिश कम होती है तो वो जो नमी इकट्ठी हुई है खेत में वो हमारी फसलों को मिलती रहती है और हमारी फसल बहुत जो खरीफ की फसलें हैं बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से गर्मियों की जुताई को हमारे किसान भाई तो इस समय करें और उसको अगली फसल में इसका फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करते समय मिट्टी के ढेले बड़े बड़े रहें और मिट्टी भुरभुरी ना होने पाए, नहीं तो गर्मियों में तेज हवा द्वारा मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाएगी और रेतीले इलाकों में गर्मी की गहरी जुताई ना करें। और गर्मियों की जुताई के क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको जो है एक एक करके अभी बता रहा हूँ कि गर्मियों की जुताई में सबसे पहला तो हमारा कार्बनिक जो पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती है, जीवाश्म पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे हमारी भूमि उपजाऊ होती है। दूसरा, जितने भी प्रकार के जो भूमि जनित कीड़े हैं, बीमारियां हैं, पैथोजन जमीन के अंदर रहते हैं वो जब गर्मियों की गहरी जुताई करते हैं तो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, सतह पे आ जाते हैं भूमि की और अधिक तापमान के कारण से वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो हानिकारक जितने भी कीट है, सफेद लट है, दीमक है, ये हानिकारक जो कीट है वो भूमि में काफी गहराई तक रहते हैं। तो जब गहरी जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से तो ये कीट सारे और इनके जो अंडे हैं वो ऊपर भूमि की सतह पे आ जाते हैं तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और इनकी संख्या में जब जो मुख्य फसल है उसको ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। साथ ही जितने भी हम खरीफ और रबी की फसलों में कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, खरपतवारनाशियों का उपयोग करते हैं तो भूमि में वो काफ़ी अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। उस प्रभाव को जब इतना तापमान बढ़ता है तो उस तापमान के साथ में ये जो है इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है और हमारी जो ये भूमि में जो हानिकारक प्रभाव पैदा करते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगता है और फसल उत्पादन अच्छा होता है। साथ ही जितने प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का हम उपयोग करते हैं तो बहुत सारा रासायनिक उर्वरक है वो भूमि के अंदर फिक्स हो जाते हैं और भूमि को अनउपजाऊ बनाते हैं। तो इतने अधिक तापमान पे यदि गर्मियों की जुताई करने के बाद भूमि का तापमान बढ़ता है तो ये जितने भी रासायनिक उर्वरक है तो इनके जो तत्व है ये ब्रेक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। इसके बाद में ये टूट के उपलब्ध फॉर्म में, उपलब्ध अवस्था में आते हैं और हमारी फसलों को बहुत सारे जो है पोषक तत्व इनसे प्राप्त होते हैं। इसी के साथ में हमारी भूमि की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि गहरी गर्मियों की जुताई करते हैं तो उसमें जितना भी जो पानी जो बारिश का गिरता है वो बहके नहीं जाता है, भूमि में समा जाता है और नमी संरक्षित होती है और भूमि में जो जल पकड़ने की क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। साथ ही
इसके साथ में जैसे भूमि का अपर्दन होता है, जब अधिक बारिश होने से, अधिक वर्षा होने से उसको भी रोकने में ये जो है गर्मियों की जुताई बहुत सहायक है, क्योंकि गर्मियों की जुताई हमेशा भूमि के ढलान के विपरीत होती है, तो पानी बह के नहीं जाता है, वो उस खेत में जुताई किए हुए खेत में पानी रुक जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है गर्मियों की जुताई के फायदे हैं, जो गर्मियों की जुताई करके हमारे किसान भाई इसका निश्चित रूप से फायदा ले सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फिजी के पीएम ने किया सम्मानित। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल का हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बादल छाए रहने एवं हल्की वर्षा की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान पककर तैयार हो जाने पर कटाई का कार्य करें। ग्रीष्मकालीन उड़द एवं मूंग की फसल पककर तैयार हो जाने पर कटाई का कार्य करें। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल पककर तैयार हो जाने पर कटाई का कार्य करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई का कार्य करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो, उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व खेतों में लगने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था कर आवश्यक मरम्मत कर लेवें। खेत की गहरी जुताई करें और पॉलीथीन से ढक दें, जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं। लता वाली सब्जियों में जल एवं उर्वरक की सही मात्रा अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू की फसल में जल मांग अधिक होती है, अतः प्रतिदिन सिंचाई करें। बेर की टॉप वर्किंग का यह सही समय है, अतः अति शीघ्र टॉप वर्किंग करें। उद्यान की फसल मुख्यतः फल उद्यान लगाने के इच्छुक किसान भाई गड्ढे 1x1 मीटर का तैयार कर उपचार के लिए खुले रखकर धूप दिखाएं। साथ ही फल वृक्षों के किस्मों का चयन कर पौधे लगाने की व्यवस्था करें। पौधे लगाने का कार्य बरसात के मौसम में ही करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें।
किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को लू लगने पर छायादार स्थान पर ले जाकर गीले कपड़े से पूरे शरीर को बार बार पोंछें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मझेर, जिला मंदसौर के कृषक अतुल श्रीवास्तव ने। ये टमाटर की फसल में रोगों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अतुल श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग का गोलाकार धब्बा चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो हिरण की आंख की तरह लगता है। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और यह सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग फाइटोपथोरा नामक रोगजनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधों के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटेल की तरह दिखाई देते हैं और वातावरण में अधिक नमी होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं।
खरीफ फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकाजीव दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088 9